हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेई क्लासेज मेट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हेमंत कुमार और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स यानी कि वैद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी पदार्थ। दोस्तों, यह जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसे शॉर्ट में हम ट्रिपल एम के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसे ज्वाइन कर सकते हैं क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8650959597 में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हमारे जेई क्लासेज मेट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कराई जाती है। यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेज के साथ साथ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। अपने दोस्तों को भी इस ऐप के बारे में जरूर बताइए ताकि वो भी अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से यहाँ पर कर सके और इसका फायदा उठा सके। आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो आज क्लास है वो क्लास 2 है, चैप्टर नंबर 7 का। तो पहले मैं आपको चैप्टर नंबर ही लिख दूं। चैप्टर नंबर है हमारा 2 और क्लास है दोस्तों 2। चैप्टर नंबर क्या है? 7 है यहाँ पर, ठीक है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 है और क्लास जो है चैप्टर नंबर 7 का 2 है, ठीक है। तो 7वां चैप्टर का क्लास नंबर 2 है और ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत ही छोटा आपका सिलेबस है इस चैप्टर में, 3-4 टॉपिक ही पढ़ने आपको। तो ऑलमोस्ट 3 टॉपिक हमने पहले कवर कर लिया है और आज 1 या 2 टॉपिक और करेंगे, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 7 का लास्ट क्लास है। चैप्टर का नाम क्या है? स्पेशल मटेरियल्स। स्पेशल मटेरियल्स। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि चालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, विरोधी पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ से अलावा जो अन्य पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने विद्युत इंजीनियरिंग फील्ड में या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फील्ड में करते हैं, ऐसे पदार्थों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? कुछ स्पेशल मटेरियल्स है जिसका नाम दिया गया है स्पेशल मटेरियल्स, ठीक है। तो इसी के तहत हमने देखा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था थर्मोकपल। पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो वहां पर हमने पढ़ा था कि थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने पढ़ा था बायोमेटल्स और लास्ट में मैंने पढ़ा था थर्मोकपल पढ़ा था हमने, बायोमेटल्स पढ़ा था और उसके बाद लास्ट में हमने कुछ ऐसे ही टॉपिक कंप्लीट किया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वहां पर भी एक टॉपिक आपको मैंने बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूज मटेरियल्स, ठीक है। फ्यूज मटेरियल्स क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या कहाँ पर किया जाता है, इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हाँ, लास्ट में याद आ गया, लास्ट में पढ़ा था सोल्डरिंग मटेरियल्स, ठीक है। तो ये तीनों जो चैप्टर है तीनों जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं ना फ्यूज पदार्थ यानी कि फ्यूज मटेरियल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप किसी भी इन चारों में से जो अभी तक हमने पढ़ा है या हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें से आपको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना, अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि फ्यूज पदार्थ क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूज होता क्या है। देखिए दोस्तों, फ्यूज एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारे सर्किट को किसी फॉल्ट से रक्षण प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपका फ्यूज है, आपने सभी नाम सुना होगा फ्यूज। फ्यूज ये बहुत ही पॉपुलर चीज है, आप सभी को पता होगा फ्यूज क्या होता है। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई लोड लगा हुआ है, यहाँ लोड है और यहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई सप्लाई है यहाँ पर, यानी कि सप्लाई आ रही है यहाँ कहीं से और ये है करंट यहाँ पर पास कर रही है, ठीक है। तो देखिए हर एक लोड का अपना रेटिंग होता है, हर एक लोड का अपना कुछ रेटिंग होता है। रेटिंग का मतलब ये है कि कितने करंट पे या कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। सपोज कीजिए कि ये 100 एम्पियर पे चलने वाला है, यानी जो लोड है, सपोज कीजिए कोई बल्ब है या कोई फैन है या कोई टीवी है या कोई आपके पास एलसीडी है, तो कोई भी ऐसा लोड है जो 100 एम्पियर पर चलने वाला है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी सप्लाई एंड से कोई फॉल्ट आ जाता है।
फॉल्ट आने की वजह से ये 100 एम्पीयर जो आ रहा था या 100 से कम आ रहा था, हो सकता है वो 150 आ जाए। ठीक है, तो 150 एम्पीयर जब हो जाता है तब इसके अंदर जो फ्यूज मटेरियल्स होते हैं ना, फ्यूज जो लगा होता है ना, वो फ्यूज क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। क्योंकि जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा टेम्परेचर, 100 से ऊपर करंट जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है इस मटेरियल्स का, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मेल्ट हो जाता है, और जैसे ही मेल्ट होगा तो इसका जो कनेक्शन है ना सप्लाई का और लोड के बीच का कनेक्शन, वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है। और आपका लोड जो है, जो लोड एंड पे लगा था, चाहे बल्ब हो या फैन हो या एलसीडी हो, एलईडी हो, कुछ भी ऐसा लोड है जो सुरक्षित बच जाता है इस उच्च करंट से। तो हाई करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाला युक्ति ही क्या कहलाता है, फ्यूज कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि फॉल्ट करंट से रक्षण प्रदान करने वाला युक्ति ही क्या कहलाता है, फ्यूज कहलाता है। ठीक है, फ्यूज डिवाइस कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको। और फ्यूज के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है, ऐसी बात नहीं कि हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट में फ्यूज के बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सो डोंट वरी, कोई बात नहीं, आपको मैंने एक बार रिवाइज फिर से बता दिया। ठीक है, कि किसी भी लोड को प्रोटेक्शन कराता है हाई हाई करंट से या फिर फॉल्ट करंट से। ठीक है, फॉल्ट करंट का मतलब होता है उच्च धारा। ठीक है, हाई करंट, हिंदी में कहते हैं उसे प्रदोष धारा। ठीक है, फॉल्ट करंट को हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रदोष धारा। चलिए, तो ये बात तो बेसिक हो गई। अब देखिए इसके अंदर का जो मटेरियल्स होता है ना, वो किसी खास पदार्थ का बना होता है ताकि टेम्परेचर बढ़ने पर ये मेल्ट कर जाए। तो ऐसे कौन-कौन से खास पदार्थ हैं और इस खास पदार्थों की रेटिंग क्या है, यानी कि अलग-अलग टेम्परेचर की रेटिंग अलग-अलग पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें 100 एम्पीयर तक यूज़ करना है तो उसके लिए अलग पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे। अगर 200 एम्पीयर तक यूज़ करना है तो उसके लिए अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के जो रेटिंग है उसके अनुसार हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करते हैं एज अ फ्यूज मटेरियल्स। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्या है इसमें। फ्यूज एक मुख्य कार्य, फ्यूज फ्यूज का मुख्य कार्य किसी परिपथ में, यहाँ देखिए, किसी परिपथ में धारा के कारण अतिभार यानी कि ओवर लोडेड, ठीक है, अथवा लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट होने से बचाना है। यानी कि ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट, ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपके फॉल्ट। ठीक है, तो इन दोनों फॉल्ट से आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में विद्युत फ्यूज वह युक्ति है जो किसी परिपथ में उच्च धारा यानी कि हाई करंट के बहाव को रोकता है। मैंने बताया ना अभी, जैसे हाई करंट है 150 है या उससे ऊपर है तो उसको क्या करता है, ये रोकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं आपको, अब दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अगर 150 100 एम्पीयर का धारा था लेकिन अगर 150 हो गया है तो ऐसे केस में इसे हम कहते हैं उच्च धारा या ओवरलोड करंट कहते हैं। तो इस स्थिति में आपके लोड इस 150 एम्पीयर धारा को झेल नहीं पाएगा, ये शायद बंद कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा या फिर फूक जाएगा। तो ऐसे केस में ये 150 एम्पीयर धारा को जैसे ही आता है तो फ्यूज मटेरियल पहले ही जल करके या मेल्ट होकर के आपके 150 एम्पीयर जो कि उच्च धारा है उसको यहाँ जाने ही नहीं देता है, और आपके डिवाइस को, आपके एलईडी को या आपके लोड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देता है, यानी कि रक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो आप यही समझाया आपको मैंने कि किसी परिस्थिति में उच्च धारा के बहाव को रोकता है। या धातु जिसका गलनांक कम होती है से मिलकर बना होता है, यानी कि चूंकि गलनांक कम रहेगा तभी तो ये जल्दी से गल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा हाई करंट आते ही। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर वो मटेरियल यूज करते हैं जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए, फ्यूज तार का मुख्य कार्य किसी परिपथ में समान धारा को बिना गर्म किए प्रवाहित कराना है। यानी कि अगर नॉर्मल करंट है, मान लीजिए 100 एम्पीयर करंट है तो इसको बिना बाधित किए हुए इसको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, किसी परिपथ में धारा को सीमित करने के लिए एक परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, यानी कि सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे होता है ब्रेक, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्यूज। अब देखिए फ्यूज मटेरियल क्या होता है। मुख्य रूप से फ्यूज पदार्थ यानी कि फ्यूज मटेरियल जो कि फ्यूज तार के लिए उपयोग किया जाता है, क्रमशः लेड यूज करते हैं हम लोग, टीन यूज करते हैं, कॉपर भी यूज कर लेते हैं, जिंक भी कर लेते हैं, टीन सिल्वर का मिश्रण भी कर लेते हैं, लेड टीन का मिश्र धातु भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इन सब तमाम चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे वो हम यूज करते हैं पीवी यानी कि लेड, और एसएन मतलब कि टीन। इन दोनों का खास करके हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। फ्यूज मटेरियल में मुख्य रूप से लेड एंड टीन, सोल्डरिंग मटेरियल में भी मुख्य रूप से लेड एंड टीन, और फ्यूज मटेरियल में भी लेड एंड टीन। लेकिन हम बात करेंगे अगर सोल्डरिंग मटेरियल्स की, तो मैंने आपको बताया था कि सोल्डरिंग मटेरियल में आपका 60% तो लेड होता है और 40% आपका टीन होता है, ये मैंने आपको बताया था। 60% तो लेड होता है और
40% टिन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्यूज मटेरियल की, तो वहाँ पर 37% आपका लेड होता है, ठीक है, और 63% है ना, 63% आपका क्या होता है, टिन होता है। तो ध्यान रखेंगे दोनों का, ठीक है। ओके। एवं सिल्वर मिश्र धातु और सिल्वर का भी इस्तेमाल करें, ध्यान रखेंगे सिल्वर का भी इस्तेमाल करते हैं, बट सिल्वर सबसे अच्छा वैसे माना जाता है आपका फ्यूज मटेरियल। लेकिन ये चूंकि कॉस्टली है, तो इसका इस्तेमाल हम वही करते हैं जहाँ पे हमें बहुत जरूरत हो, या फिर बहुत हाई लेवल के जो डिवाइसेज हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। मान लीजिए कि 2 लाख या 10 लाख का कोई आपका डिवाइस है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है, तो क्यों नहीं सिल्वर यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आमतौर पर सिल्वर का इस्तेमाल कम इसलिए करते हैं छोटे डिवाइसों में, क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है, ठीक है। लेकिन फायदा होता है सबसे बढ़िया ये। देखिए क्या लिखा है, सिल्वर सबसे अच्छा फ्यूज पदार्थ है, बिल्कुल सबसे अच्छा पदार्थ होता है, किंतु महंगा होने के कारण इसका प्रयोग सीमित है, यानी कम जगह पे होता है। सिल्वर फ्यूज तार के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है, ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इनके क्या लाभ है कि इसकी तो उच्च चालकता होती है सिल्वर की, आपको वो पता ही है। निम्न विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी कि ऊष्मा का बहुत अच्छा कुचालक होता है, कि तुरंत मेल्ट कर जाएगा। ऑक्सीकरण से स्वतंत्र होता है, यानी कि कोई भी रासायनिक प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा। न बिगड़ने वाला पदार्थ है, यह जल्दी नष्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो इन सब तमाम गुणों की वजह से ये आपका सिल्वर जो है बहुत अच्छा आपका फ्यूज पदार्थ है, बट इसका इस्तेमाल बहुत ही कम जगहों पे करते हैं। यहाँ पर जहाँ जरूरत हो वहीं पे करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्यूज का यहाँ पर एक कनेक्शन दे रखा है, ये है बैटरी और ये आपका लोड, ठीक है, और ये स्विच है। तो स्विच आपने ऑन कर रखा है, लेकिन अगर जैसे आपका करंट फ्लो होगा, तो करंट इस तरह फ्लो होगा करंट। तो जैसे करंट फ्लो होगा, सपोज कीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 100 एम्पियर है, तब तो ओके है, लोड बिल्कुल कनेक्टेड है। लेकिन सपोज कीजिए कि इसी लोड में ये कितना हो गया, 150 एम्पियर हो गया, किसी वजह से फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पे 150 एम्पियर होगा, जो कि लोड नहीं झेल पाएगा, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, फ्यूज आपका जो है वो ब्रेक हो जाता है या मेल्ट हो जाता है, इस तरीके का फ्यूज होता है, इस तरीके, ठीक है। तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा और आपका लोड अब सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा आपका एक ये सर्किट है, उसका एग्जाम ही बना सकते हैं, ताकि जानवर को समझ में आए कि बच्चे को पता है, नॉलेज है, ठीक है। तो सर्किट को बना सकते हैं, बैटरी लगी है, स्विच लगी है, फ्यूज लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो फ्यूज पदार्थों के क्या लाभ है, देखिए एडवांटेजेज ऑफ फ्यूज मटेरियल्स। इसके रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिल्कुल इसके रख रखाव की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती, एक बार आपने सेट कर दिया तो दोबारा वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। विद्युत परिपथ आदि की सुरक्षा का सबसे सस्ता उपाय है, बिल्कुल ये सबसे सस्ता उपाय है। ये आपको 5 रुपए में फ्यूज आमतौर पर मार्केट में मिल जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन की दुकान में, और बहुत ही सस्ता है, लेकिन आपके डिवाइस को प्रोटेक्शन कर सकता है। हजारों, 2000, 5000, 10,000 तक के डिवाइस को भी ये क्या कर सकता है, ये बचा सकता है, ठीक है। यह परिपथ को बिना आवाज, धुआं, गैस के अलग कर देता है, बिल्कुल। ना तो आवाज होने देता है, ना धुआं होता है, कुछ भी, क्योंकि शीशे में बंद होता है, तो धुआं भी नहीं होगा इसमें, ठीक है, ना ही कोई आवाज होता है। और आपके सर्किट को क्या करता है, सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है, खुद ही गल करके खुद ही जल मिट जाएगा, लेकिन आपकी सुरक्षा, इसको सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्यूज, आपको समझ में आ गया होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, फ्यूज का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो आमतौर पर 5 एम्पियर से लेकर के 100 एम्पियर तक, ठीक है, इतने वाले रेटिंग को हम लोग फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। इससे आगे के लिए हम लोग कुछ स्पेशल मटेरियल यूज करते हैं, जैसे एमसीबी यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज कर लेते हैं, एचआरसी फ्यूज यूज कर लेते हैं। तो ढेर सारे उपाय हैं, बट आपके सिलेबस में वो सब गिवन नहीं है। वो एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जो कि 3rd ईयर में है। तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे चीज़ों को, कैसे सारी चीज़ें हो रही है। बहरहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फ्यूज का जो रेटिंग होता है वो 5 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक के धारा से सुरक्षा प्रदान कराना होता है, ठीक है, सर्किट को। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट और आपका एक यहाँ पर टॉपिक है, जिसका नाम है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर भी हम लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, थर्मिस्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ईआईएम में, ठीक है। इवन हम फिर भी यहाँ पर आपको डिस्कस कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मोस्टली चीज़ आपको पढ़ा पढ़ाया मिल रहा है, जैसे कि थर्मोकपल भी हम पहले पढ़ चुके थे, सोल्डरिंग मटेरियल के बारे में पहले भी कुछ पढ़ रखे थे हमने। अभी जो मैंने पढ़ा है आपको फ्यूज मटेरियल्स, उसके बारे में हम लोग पहले कुछ अध्ययन कर चुके हैं थोड़ा बहुत। तो एग्जाम में आता है और सिलेबस में गिवन है, तो मैं आपको दोबारा से अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छे से लिख के आइएगा, आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात करेंगे थर्मिस्टर की। देखिए जैसे कि थर्मोकपल था, वैसे ही एक थर्मिस्टर भी होता है, ये भी एक आपका टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है। दोस्तों, थर्मिस्टर का काम क्या है, टेम्परेचर मेजरमेंट का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर मेजरमेंट यानी कि ताप का मापन करता है कौन, थर्मिस्टर। और बात करें थर्मिस्टर की, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। थर्मिस्टर की अगर हम बात करें,
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ थर्मिस्टर है दोस्तों, ये बना है थर्मल प्लस रजिस्टर से, ठीक है। थर्मल प्लस रजिस्टर से बना हुआ है और इनको कहते हैं थर्मल रजिस्टर, ठीक है, थर्मिस्टर। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हीट में चेंजेज आता है ना, जब आप हीट में चेंजेज लाते हैं तो उसके रेसिस्टेंस में चेंजेज आता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो थर्मिस्टर बनता है ना दोस्तों, थर्मिस्टर जो बनता है वो बनता है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से, ठीक है। किससे बनता है दोस्तों? सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से, यानी कि अर्धचालक पदार्थों से मिलकर बनता है। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं अर्धचालक पदार्थ, ठीक है। तो चूंकि अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है और आपको पता है कि अर्धचालक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, अर्धचालक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है दोस्तों, वो होता है आपका नेगेटिव, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल इज नेगेटिव, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस का मान जो है वो घटता है। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आमतौर पर आमतौर पर जो चालक पदार्थ होते हैं फॉर द कंडक्टिंग मटेरियल्स, उसमें क्या होता है, आर जो है वो समानुपाती होता है टेम्परेचर के, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। ये होता है आपका किसके लिए? कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए। ये होता है आपका कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स की, तो उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ साथ रेसिस्टेंस घटेगा। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आर और टी के बीच ये जो रिलेशनशिप होता है दोस्तों, वो उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं यहाँ पर तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि टेम्परेचर अगर घटाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसके द्वारा हम टेम्परेचर को मापते हैं। सपोज कीजिए कि कोई आपका एक डिवाइस है जिसका टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है ना, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। और जब रेसिस्टेंस घटेगा तो आपको पता है, दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ बताते हैं हम आपको। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, ये तो समझ में आ गया होगा, ये तापमान का मापन करता है। तो कैसे मापन करता है इस चीज को समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी भी पदार्थ का अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा? उसका रेसिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टिंग मेटल्स का बना हुआ है थर्मिस्टर। और जब रेसिस्टेंस आपका घट जाएगा तो ऐसे केस में आपका करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस करंट में हुए परिवर्तन को क्या किया जाता है? मापन कर लिया जाता है कि करंट में कितना परिवर्तन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यह एक तरीके का ट्रांसड्यूसर है। क्या है? ट्रांसड्यूसर। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, है। ये ट्रांसड्यूसर इसलिए है कि ये नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को, यानी कि टेम्परेचर एक नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है और वैद्युत संकेत है, उसको परिवर्तित कर देता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, दैट इज धारा में, यानी कि करंट में। करंट क्या है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। और ट्रांसड्यूसर क्या करता है? किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ये हमने पढ़ रखा है, ये हमें पहले ही। तो यहाँ पर देखिए थर्मिस्टर भी एक ट्रांसड्यूसर है, जो टेम्परेचर के द्वारा हम करंट का मापन कर लेते हैं। टेम्परेचर में हुए परिवर्तन को करंट में परिवर्तन की तरह हम लोग देख लेते हैं उसे, और हमें पता चल जाता है कि इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ होगा, और इस तरीके से हम लोग टेम्परेचर का मापन कर लेते हैं। करंट में जितना परिवर्तन होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि इसके टेम्परेचर में कितना परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीजें थी, मैंने आपको सारी चीजें एक साथ ही लिखकर बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पुनः समझ लीजिए, थर्मिस्टर एक ट्रांसड्यूसर है जो कि ताप मापन के लिए कार्य में लिया जाता है, यानी कि ताप मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्मिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है दो शब्दों को मिलकर बना हुआ है, थर्मल प्लस रजिस्टर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर में चेंजेस होने से रजिस्टर में चेंजेस देखने को मिलेगा। और यह चूंकि सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स का बना होता है, यानी कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है उल्टा है ना। यानी यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसके रेसिस्टेंस में कमी आएगी, और रेसिस्टेंस में जब कमी आएगी तो उसके धारा में बढ़ोतरी होगी, यानी कि इंक्रीमेंट होगा। और जब इंक्रीमेंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि धारा में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, और उसी से अंदाजा लगा लेंगे कि इसके तापमान में कितना परिवर्तन हुआ होगा।
इस तरीके से हम ताप का मापन कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी तमाम चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। थर्मिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, थर्मल प्लस रजिस्टर, हमें पता ही चल गया। अर्थात थर्मिस्टर एक प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल, जिसका प्रतिरोध मान तापमान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। मैंने भी बताया तापमान परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध भी परिवर्तन होगा। अतः थर्मिस्टर एक तापमान संवेदनशील प्रतिरोध है, यानी कि टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस है आपका थर्मिस्टर, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। इसका निर्माण धातु है, किससे मिलकर बना होता है? निकल से मिलकर बना होता है, मैग्नीज, है ना, उसका कोबाल्ट आदि के मिश्रण से बना होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तथा इसका धनात्मक तापपूर्णांक का गुण रखता है थर्मिस्टर। तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। जो थर्मिस्टर होता है दोस्तों, ये आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक सेकंड वेट करेंगे।